हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट और वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले मैट्रिसेस का सारा जो क्वेश्चंस हैं, थ्योरी है, वो हम लोगों ने इससे पहले की वीडियोस में करे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट। पहले ये देखेंगे कि डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालते हैं, किन किन जो ये मैट्रिसेस होती हैं उनका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। सबसे पहली बात तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें एक मैट्रिक्स की नीड होगी और वो मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। यानी कि अगर हम डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, जैसे कि ए एन क्रॉस एन की, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जिसके इक्वल होते हैं उसे तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कोई भी ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जैसे कोई भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स या 5 क्रॉस 5 एंड सो ऑन। इस तरह की जो मैट्रिसेस होंगी उनका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं? सबसे पहले तो इसका साइन देख लेते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं या इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका मॉड नहीं है, ये समझ लेना, ये मत समझ लेना कि हमने मॉड ऑफ ए करा है। दिस इज नॉट मॉड ए, ये नहीं होगा। डिटर्मिनेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी एंट्रीज। तो ये मॉड नहीं है, ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट का साइन है। या तो आप इस तरह से इसको लिखें या इसको DET और A, ये दोनों इसके रिप्रेजेंटेशन है डिटर्मिनेंट के। ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। अगर मॉड होगा तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बट डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, फ्रैक्शन वैल्यू भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स एंट्रीज एज आई ऑलरेडी सेड। अब देखते हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे होगा। सपोज ए, मैं जनरल फॉर्म ले रही हूँ, ABCD, ये कोई 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? ये जो डायगोनल एंट्रीज है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और ये वाली जो वैल्यूज बची हैं, यानी कि अपोजिट डायगोनल की जो वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके और माइनस कर दो। अब देखो कैसे याद रहेगा। ये फर्स्ट एलिमेंट है ना ए, तो फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, तो ए पहले आएगा। ए के सामने इसका जो करस्पॉन्डिंग ये जो डायगोनल है, यही तो डायगोनल पढ़ा था हम लोगों ने मैट्रिक्स में, तो डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे और अपोजिट डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे। लेकिन शुरुआत या जो पहला एलिमेंट होगा वो मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट ही लिखा जाएगा। ये नहीं कि आप यहां से शुरू कर दो, यानी कि BC माइनस AD कर दो, नहीं, फिर ये गलत हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। इस वैल्यू का है तो वही, बट माइनस बाहर आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट गेट का फॉर्मूला लगाना है। इस तरह से हम लोग इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, सपोज ये कोई एक एग्जाम्पल ए है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा? ये डायगोनल है ना इसका, फर्स्ट डायगोनल, तो करेंगे 6 इंटू 2, यहाँ पे लिखते हैं मॉड सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह से इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 5। ये हो जाएगा हमारे, यहीं पे लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 20 और ये हमें वैल्यू देगा -8। देखो अगर ये मॉड होता तो क्या ये -8 आता? नहीं आता। लेकिन ये हमारा क्या है? डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव भी आ सकता है, उसकी एंट्रीज के ऊपर डिपेंड करेगा। इस तरह से और भी क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम्पल के बेसिस पे करेंगे। अब देखते हैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। 2 क्रॉस 2 का था, अब देखते हैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का। सपोज ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको हम इस तरह से लिखते हैं ABCDEFGH और I। 9 एलिमेंट्स होने चाहिए ना 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में, तो हम लोगों ने ये लिखा। अब देखो जब भी हम 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स की बात करेंगे, इस तरह की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए,
तो हम या तो एक रो या एक कॉलम, या तो एक रो कोई भी तीनों में से, या इन तीनों कॉलम्स में से कोई भी एक कॉलम चूज कर लेते हैं। सपोज अगर हम लोग फर्स्ट रो को चूज करते हैं तो डिटर्मिनेंट हम लोग किस तरह से लिखेंगे? ए को हम लोग ऐसे लिख देंगे और जो एलिमेंट हम लोगों ने चूज करा है उसकी रो और उसका कॉलम नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ इसी के लिए। जो एलिमेंट चूज करा है ना, सिर्फ उसी के लिए। और जो बाकी जो 2x2 की मैट्रिक्स बचेगी उसको लिख लेते हैं E, F, H और I। अब देखो, और इसमें अल्टरनेट चलता है। जैसे अगर हम लोगों ने इसको प्लस लिया है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। यानी कि अगर हम लोग B लिखेंगे तो माइनस का B लिखेंगे। और अब देखो, ए के लिए हम लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया था, इसी की रो इसी का कॉलम इग्नोर कर दिया था। अगर हमने बी को चूज करा है तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो इग्नोर हो जाएगी। बी के लिए इसी का कॉलम इग्नोर होगा ना, और इसी की रो इग्नोर होगी, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो इग्नोर हो गई। बची कौन सी? डी, जी, एफ और आई, ये तो बची। अब प्लस माइनस और प्लस, फिर सी पर आ जाते हैं। सी को कैसे लिखेंगे? सी की रो और कॉलम इग्नोर हो जाएगा। यानी कि जब हम लोगों ने सी को चूज करा तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो हमारी इग्नोर हो गई, तो ये वाली 2x2 की मैट्रिक्स बची, डी, ई, जी और एच। और ये वाली मैट्रिक्स जो 2x2 की है उसका तो डिटर्मिनेंट अभी आप लोगों ने देखा है कि कैसे निकालते हैं। यानी कि ये हो जाएगा ए इंटू ई आई माइनस एफ एच, माइनस का बी मल्टीप्लाई हो जाएगा आई डी माइनस एफ जी से, और सी मल्टीप्लाई होगा डी एच माइनस ई जी से। इस तरह से ना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में और माइनस करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में, माइनस करेंगे ये इसके साथ में। अच्छा, ये तो हुआ अगर हम लोगों ने रो ली। अगर सपोज इसको मैं इरेज करती हूँ, अगर हम लोग ये रो ना लेके ये वाला कॉलम ले लेते, यानी कि इनके अलोंग लिखते, तो क्या होता? देखो, ये प्लस प्लस से शुरुआत हुई थी, ये माइनस था, ये प्लस था। अब ये प्लस है तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो अगर कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं तो भी हमारा सेम रूल फॉलो होगा। यहाँ पर देखो इसको, यानी कि अगर हम लोग ए लेते हैं तो अगर हम लोगों ने ए लिया है तो ए की रो और ए का कॉलम इग्नोर हो जाएगा। तो बची कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास? ये वाली मैट्रिक्स बची। इसको हम लिखेंगे ई, एफ, एच और आई। अब देखो डी है ना, ये माइनस का डी, और अब हमने ये वाला एलिमेंट लिया है तो इसकी रो और इसका कॉलम इग्नोर हो जाएगा। बचा कौन सा? ये वाला। ये नहीं, जो पहले कट गया है, ये नहीं कि उसको यूज नहीं कर सकते, उसको सिर्फ उसी के एलिमेंट में यूज नहीं करेंगे, बाकी तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा। एक हिसाब से आप ये समझ लो, जैसे गेम खेलते हैं तो ये तो फिर दोबारा से एलिमेंट जिंदा हो गए, बस इन्हीं को हम लोगों ने काटा पीटी करी है। तो ये जाएगा बी, सी, एच और आई। अब हम लोग लिया जी, प्लस का जी, और ये मल्टीप्लाई होगा साथ में। प्लस का जी जब हम लोगों ने लिया तो इसी की रो और ये वाला कॉलम खत्म हो गया। अब देखो, अगर ये वाला रो और ये वाला कॉलम खत्म हुआ तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स बची ना। साइन यहां पर चेंज नहीं होंगे, साइन तो इनके सामने चेंज होंगे। अंदर जो एलिमेंट्स की जो ये मैट्रिक्स है इसमें साइन चेंज नहीं होंगे। साइन सिर्फ ये वाले जो एलिमेंट्स बाहर लिखे जाएंगे सिर्फ उन्हीं के चेंज होंगे। तो जब ये वाला एलिमेंट हम लोगों ने लिया, ये कैंसिल हो गए, बचा कौन सा? बी, सी, ई और एफ। तो ये मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट लिखते हैं, अगर कॉलम की साइड से देखें तो ए ई आई माइनस एफ एच, माइनस का डी, बी आई माइनस सी एच और प्लस का जी, बी एफ माइनस ई और सी। ये हो गया हमारा इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं। अगर हम ये ना लेकर, अगर मैं सेकंड वाली रो ले लूं, इसके अकॉर्डिंग मुझे लिखना है भी, मेरा तो मन है, और आप देखेंगे भी हम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे आगे जाके, जो एंट्रीज हमारी मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी इजी हो जाए या जहां पर जीरो बनता हो। तो यहां पर
अगर मैं इस वाली रो यानी कि सेकंड रो के अकॉर्डिंग लिखूं तो क्या होगा? अब देखो, प्लस से शुरुआत होती है हमेशा, बी पॉजिटिव, प्लस से शुरुआत हुई, ये हमारा माइनस हो गया। अब ये माइनस है तो फिर इसको प्लस होना पड़ेगा और इसको माइनस होना पड़ेगा। अगर हम लोग सेकंड वाली रो के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। और मैंने वैसे भी बोला है कि ये जो प्लस और माइनस है ना, एक बार यहां पर लिख लेती हैं। तो फर्स्ट रो के अलोंग था, ये हमारा फर्स्ट कॉलम के अलोंग है, ये वाला दोनों। अब हम ले रहे हैं सेकेंड रो। हाँ, तो मैं क्या कर रही थी कि प्लस माइनस के साइन, देखो प्लस माइनस के साइन सिर्फ इनके लिए चेंज होंगे ये, लेकिन अदरवाइज पूरी मैट्रिक्स में चेंज नहीं कर देना कि ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, नहीं। जो हम रो को यूज कर रहे हैं ना, सिर्फ उसी के साइन लिखने हैं और किसी एलिमेंट का, किसी एंट्री का साइन नहीं छेड़ना है हम लोगों को, एक्सेप्ट जो हम लिख रहे हैं एंट्रीज बाहर, यानी कि जो रो ले रहे हैं ना, सिर्फ उसी के साइन चेंज करने हैं। नहीं होगा, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट रो यूज करी थी तो इन्हीं एलिमेंट्स के साइन चेंज करे थे। यहाँ पर हम लोगों ने कॉलम यूज करा था तो सिर्फ इनके साइन चेंज करे थे। अब हम लोग सेकंड रो के अलोंग लिख रहे हैं तो हम सिर्फ इनके साइन चेंज करेंगे, सेकंड रो के एलिमेंट्स के या एंट्रीज के, बाकी किसी एंट्री को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। तो सेकंड रो के अलोंग जब हम लोग लिख रहे हैं तो ये प्लस था, ये माइनस हो गया। अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा माइनस। अब देखो माइनस डी, यहां से शुरू करते हैं, माइनस डी। अब देखो माइनस डी लिया ना, तो इस रो के एलिमेंट्स तो खत्म हो ही जाने हैं क्योंकि ये तुम लोगों ने यूज करने हैं, और इसका कॉलम ये भी खत्म। तो इसका कॉलम ये वाला और ये वाली रो खत्म हो गई। बचा कौन सा? ये यही तो चार एलिमेंट बचे, तो इनको एज इट इज लिख दो। अब इसके बाद में हमारा हो गया प्लस का ई, क्योंकि हमारा सेकंड एलिमेंट है, तो ये तो रो खत्म ही हो गई। अब कॉलम कौन सा खत्म हुआ? जिसमें ई आ रहा है, ई इस कॉलम में आ रहा है ना, तो ये कॉलम खत्म हो गया। बच्चे कौन कौन सा एलिमेंट? ए, सी, जी और आई, यानी कि ए, सी, जी और आई। और इनको प्लीज आपस में इंटरचेंज मत कर देना, ये जैसी मैट्रिक्स यहाँ पे बन रही है ना वैसी ही यहाँ पर लिखी जाएगी। अब माइनस का एफ हो गया हमारे पास। अगर हम एफ को लेते हैं, देखो ये तो ऑलरेडी खत्म है, और अब हमारा कॉलम जिसमें एफ आ रहा हो ये वाला कॉलम है। अगर ये कॉलम और ये रो खत्म हो गए तो बची कौन सी एंट्री? ए, बी, जी और एच, यही तो एंट्रीज बची भाई। हम लोगों ने एफ लिया है तो ये और ये खत्म हो गया ना, ए, बी, जी और एच बचा है ए, बी, जी और एच, बस। तो सेकंड रो के अलोंग जब हम लोग लिख रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का डी, बी आई माइनस एच सी, प्लस का ई, डी आई सॉरी ए आई माइनस का जी सी माइनस का एफ, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए एच, माइनस हो जाएगा इसके अपोजिट वाले से बी और जी। ये हमारा आ गया सेकंड रो के अलोंग। इसी तरह से आप थर्ड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसी तरह से लिखेंगे। बस कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है वो यही हो रहा है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे हम लोग चाहे फर्स्ट रो के अलोंग निकालें, चाहे सेकंड के, चाहे थर्ड के, चाहे फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, चाहे सेकंड के, चाहे थर्ड के, किसी के भी अलोंग निकालें, हमारा आंसर जो है, जो हमारा डिटर्मिनेंट है, वो ऑलवेज इक्वल रहेगा। चाहे हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा जो आंसर है यानी कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी। चाहे हम फर्स्ट रो के अलोंग निकालें, चाहे हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग निकाल दें, चाहे हम सेकंड रो के अलोंग निकालें, चाहे हम सेकंड कॉलम के अलोंग निकालें, एनी रो एनी कॉलम, हमारे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी। तो इसी के ऊपर बेस में आपको एक एग्जाम्पल अभी की जो एनसीईआरटी की बुक का है, एग्जाम्पल नंबर 3 करा रही हूँ, और उसको मैं 2 तरह से सॉल्व करूंगी। चलो देखते हैं। देखो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, या इसका कह लो हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। मैट्रिक्स होती तो इस फॉर्म में लिखा जाता, ऐसे लिखी होगी तो मैट्रिक्स होगी, ऐसे लिखी होगी। डिटर्मिनेंट इस तरह से लिखा हुआ है तो हमें इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं कर रही हूं पहले तो फर्स्ट रो के अलोंग। अगर मैं फर्स्ट रो के अलोंग कर रही हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1, ये खत्म हो गया, बचा क्या
इसको अच्छा एक बार आपके लिए ऐसे करके दिखा दूं। अगर मैं 1 के अलोंग ले रही हूँ तो ये खत्म हो गया ना, 3 0 1 0। अब ये प्लस है तो ये फिर माइनस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर मैंने 2 को लिया है तो ये तो रो खत्म है ही, ये वाला कॉलम, ये और ये बचे -1 4 0 और 0। अब अगर ये प्लस है ये माइनस है तो फिर ये प्लस हो जाएगा। 4 के अलोंग देखते हैं, ये खत्म बचा क्या, -1 3 4 और 1। देखो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको ऐसे लिखा ना, अगर हमने इसको ऐसे करा है तो ये बचा ना, बिल्कुल ऐसे एज इट इज इसको उतार दिया यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ 0, माइनस करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में यानी कि ये 0, -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस होगा तो ये भी 0, प्लस का 4 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके हमें देगा -1, और माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में होगी तो ये हो जाएगा 12, यानी कि 0 + 0 + 4 इंटू माइनस का 13, तो ये हमें देगा माइनस का 52। चलो ये तो इसके अलोंग था। अब मैं कहूं नहीं, मैं तो ये फर्स्ट रो के अलोंग था, नहीं मेरे को निकालना है हमारी, देखो मैंने देखा कि ये एंट्रीज 0 हैं, यानी कि अगर मैं यहां पर ही 0 लगा दूं तो मुझे ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, जल्दी से 0 हो जाएगा फॉर द कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मैं इसको कर रही हूं थर्ड कॉलम के अलोंग। थर्ड कॉलम के अलोंग देखते हैं क्या आता है। देखो थर्ड कॉलम के अलोंग अगर मैं लूं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये प्लस फिर ये माइनस और ये हमारा होगा प्लस। कैसे चले, ये प्लस फिर ये माइनस ये प्लस, बाकी किसी से कोई मतलब है नहीं हम लोगों को। अगर ये प्लस है तो फिर ये माइनस होगा और इसका उल्टा ये प्लस होगा, यानी कि एक दूसरे के साइन अपोजिट रहेंगे ये। तो हम देखते हैं हमारा है थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के अलोंग हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ये हमारा 4 है, 4 लिख लिया हम लोगों ने, प्लस का है वो भी, चलो ऐसे, चलो प्लस का लिख लिया। अब देखो अगर हम लोगों ने 4 लिया तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, क्योंकि ये इसकी रो है ये इसका कॉलम है, कैंसिल हो गए। बच्चा क्या हमारे पास, बच्ची हमारे पास ये मैट्रिक्स -1 3 4 और 1, और कुछ नहीं बचा ना। अब ये माइनस का 0, 0 की मल्टीप्लाई हम किसी से भी कराएं आंसर हमारा 0 ही आना है, लेकिन तब भी चलो एक बार देख लेते हैं। अगर हम लोगों ने ये 4 लिया था ये ऐसे कैंसिल हुआ, अगर हम ये वाला 0 लेते हैं, ये 0 है हमारा, तो ये इसकी रो हो गई, ये इसका कॉलम हो गया, तो ये तो आएगा ही नहीं। बचेगा क्या हमारे पास 1 2 4 और 1। अब हम ये लेंगे प्लस का 0 ये वाला, तो ये इसकी रो है ये इसका कॉलम है, तो ये तो कैंसिल हो गए। बच्चे क्या हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स बची 1 2 -1 और 3। अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। ये हमें क्या देगा, 4 की मल्टीप्लाई होगी, सेम वही आ रहा है, देखो 4 की मल्टीप्लाई होगी -1 -12 प्लस ये 0 एंड ऑल दैट, तो जाएगा 4 इंटू माइनस का 13 जो कि हमें देगा -52। आप इस वाली रो के अकॉर्डिंग निकाल के देखना, या इस वाले कॉलम के अकॉर्डिंग, या इस रो के इसको किसी भी रो किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के देखना, वो हमेशा -52 ही आएगी। किसी भी रो किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। अगर आप जनरल एग्जाम्स में जा रहे हैं, या आपको अगर आप जनरल एग्जाम्स में जा रहे हैं जैसे, तो आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव लेवल में जा रहे हो तो आप बस देखोगे अच्छा ये दोनों 0 हैं, किसी से भी मल्टीप्लाई करो इसकी तो 0 ही आना है। आप सिर्फ और सिर्फ 4 को देखेंगे और इसी के अलॉन्ग ये रो और ये कॉलम लेके इसी की वैल्यू को आप इवेल्युएट करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ये होता है कॉम्पिटेटिव अप्रोच, और आप जो बोर्ड एग्जाम्स की अप्रोच रखते हैं उसमें थोड़ा सा स्लाइट सा डिफरेंस। अब एक बार डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी के बारे में कर लेते हैं, जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या है। देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको समझा रही हूँ। जैसे अगर आपसे बोले कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो इसके लिए, यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसके इक्वल हो जाए। देखो अगर ये मैट्रिक्स होता तो हम क्या करते, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या एंट्रीज को इक्वल कर देते, है ना। ऐसे तो होता है कि 2 A B C D कोई मैट्रिक्स है, वो E F G H के इक्वल कब होती है, जब A E के इक्वल हो, B F के इक्वल हो,
G हो इक्वल हमारी C के और H जो हमारा है वो D के इक्वल हो। लेकिन ये मैट्रिक्स के केस में था जिसमें आपको इस तरह से अगर लिखा होता या इस तरह से होती मैट्रिक्स तो था, लेकिन ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट में क्या होगा, डिटर्मिनेंट के केस में क्या होगा, अगर ये डिटर्मिनेंट गिवन है ना तो हम लोग डिटर्मिनेंट ही इक्वल करेंगे, ना कि एंट्रीज को इक्वल कर देंगे। एंट्रीज इक्वल होती हैं मैट्रिक्स के केस में। इस केस में हमें डिटर्मिनेंट इसका और इसका इक्वल करना है, यानी कि अगर ये मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, अगर ये मैट्रिक्स बी है मैट्रिक्स बी के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, ना कि एंट्रीज को हम इक्वल करेंगे, क्योंकि ये हमें डिटर्मिनेंट गिवन है ना कि मैट्रिक्स। तो देख लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, इस वाली मैट्रिक्स का 3 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, डायगोनल एंट्रीज, ये इसका डायगोनल हो गया, डायगोनल के एलिमेंट हो गए तो इनकी मल्टीप्लाई से माइनस करेंगे हम इनके अपोजिट डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई। अब ये इक्वल किसके होगा, इसके डिटर्मिनेंट यानी कि 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 4 के, तभी तो ये इक्वल आएगा। अगर ये मैट्रिक्स होता तो हम लोग डायरेक्टली ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल कर देते, तभी पॉसिबल था। तो देखते हैं ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 8, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस के अलग एलएचएस में है एक आरएचएस में है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 2, जिसके लिए ये डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का या ये जो डिटर्मिनेंट है वो इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। उसके लिए एक्स की वैल्यू या तो प्लस 2/√2 होगी या माइनस 2/√2 होगी। अब इसके कुछ रिमार्क्स कर लेते हैं। देखो रिमार्क नंबर 1 वही मैंने जो आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट को हमेशा इस तरह से एक्सप्लोर करो या इस तरह से उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करो कि उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज हों, ताकि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े, हर कोई चाहता है। और अगर कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया है कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, फिर ये माइनस और ये प्लस, यानी कि अल्टरनेट चलते रहेंगे। अगर एक प्लस है तो उसके साइड वाला और उसके नीचे वाला माइनस होगा, और अगर प्लस है तो इसके साइड के ये वाले चारों ये माइनस होंगे। ये तो पक्की बात है कि अगर मैंने 3 पॉजिटिव है तो ये और ये इसके जो एडजेसेंट है, जो आसपास के अगल बगल के लोग हैं वो निगेटिव होंगे, तभी ये पॉजिटिविटी से भरपूर होगा। ऐसे समझ लो आप इसको। नंबर 3 में उन लोगों ने दे रखा है कि अगर, हाँ ये थोड़ा सा काम का कॉन्सेप्ट है एक, देखो इसको ऐसे देखते हैं। ये जो आपका रिमार्क 3 है ना, रिमार्क 3 ये कॉम्पिटिटिव लेवल से थोड़ा सा, या आप कह लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल से। देखो इसमें क्या दे रखा है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनमें क्या रिलेशन है कि ए जो मैट्रिक्स है वो 2 टाइम्स ऑफ बी है, यानी कि अगर हम यहाँ पर ए मैट्रिक्स, सपोज बी मैट्रिक्स लेते हैं, ए बी सी और डी, और हमारी जो ए मैट्रिक्स है वो क्या हो जाए 2 टाइम्स ऑफ ये वाली मैट्रिक्स हो जाए, तो जाएगा 2A 2B 2C और 2D, यही तो मैट्रिक्स बनेगी भाई, 2A 2B 2C, तभी तो A इज इक्वल टू 2B हो पाएगा। देखो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब अगर हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है B का, सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ B कोई भी एक वैल्यू है K है, डिटर्मिनेंट B का क्या है K है, तो A का डिटर्मिनेंट फिर हम लोग बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। कैसे, डिटर्मिनेंट A और डिटर्मिनेंट B में क्या रिलेशन हो जाएगा, ये कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है B के, और ये कौन सी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 टू द पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ B, यानी कि ये जो जितने टाइम्स ये वाली मैट्रिक्स है ना, डिटर्मिनेंट भी उतने टाइम्स की पावर का ये हो जाएगा कि उसका ऑर्डर कितना है। यानी कि अगर हम यहां से देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू K, ये क्या हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये वैल्यू, यानी कि
डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बीच में ये जो रिलेशन है, इसमें से ये जो 2 है वो ये वाला 2 है, ये कितने टाइम्स है इसका, और ये जो n है ये क्या है हमारी ऑर्डर, ये हमें किससे मिला है, ऑर्डर से। और हमेशा n क्या होगा, ये दोनों सेम होंगे तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पॉसिबल हो पाएगा। अगर n इस तरह से अगर कोई मैं मैट्रिक्स लिख दूं 2x3 की, तो इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो n को हमेशा मैट्रिक्स को हमेशा n×n की फॉर्म में होना होगा, तो ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। और अगर एक मैट्रिक्स, अगर ये यहां पर 3 होता, अगर सपोज करो a = 3 टाइम्स ऑफ b होता, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, अगर a = 3 टाइम्स ऑफ b होता तो हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या लिखते, 3n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। ये इनके बीच में एक रिलेशन होता, ये यहां पर आ जाएगा और ये जो पावर है ये ऊपर से आएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। ये थी हमारी आज के डिटर्मिनेंट की क्लास। इसके क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के हैं 4.1 के, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियोज along with your friends. Thank you and have a nice time. Bye.